गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आप लोग होमवर्क करके नहीं दे रहे हो और आपको पता नहीं है कि होमवर्क जिस दिन आपका नहीं आएगा आप क्लास में एब्सेंट माने जाओगे और 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो आप सभी लोग होमवर्क करें और टॉपिक कठिन से कठिन जो भी समस्या आता है उसके बारे में जानकारी लें। तो आइए आज आपको हम बताते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके पहले आपको बताया गया था परमाणु संरचना में तत्वों के सिंबल, तत्वों के प्रतीक और उनके नाम। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, बेरिलियम का Be, बोरान का लिथियम का Li, हीलियम का He। अगर जो क्रमिक देखेंगे तो हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियान Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, सल्फर S, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Cu, निकेल Ni, कॉपर Cu और जिंक Zn। ये परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को बताया गया था। तो आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें कोषों में ध्यान दीजिए, कोषों में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना ही होगा। तो कोषों में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी नियम के द्वारा किया गया है। बोर-बरी नियम, ध्यान दीजिए, बोर-बरी नियम। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी तत्वों में एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग होते हैं जिसे हम कोष कहते हैं। इस वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इतनी बात आपको बताया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। नाभिक में प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसे सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन है इसी कोषों में वितरित है, तो इलेक्ट्रॉन अपने अनुसार नहीं वितरित है, बोर-बरी नियम के अनुसार वितरित है। कोषों का जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उस पर बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा एक नियम दिया जिसे हम बोर-बरी का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बोर-बरी का नियम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर-बरी का पहला नियम है, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। क्या होता है? 2n² होता है, जहां n बराबर क्या है? कोषों की संख्या है। n बराबर कोषों की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि n बराबर 1 है, यदि n बराबर 1 तो यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2
2n² माने 2 गुणे 1 का वर्ग इक्वल टू 2, यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। n बराबर 2 तो 2n² बराबर 2 इंटू 2 का वर्ग 2 दूना 4 दूना 8। तो दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 8। n बराबर 3 तो 2n² बराबर 2 इंटू 3 का वर्ग इक्वल टू 18। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18। n बराबर 4 तो 2n² इक्वल टू 2 इंटू 4 का वर्ग इक्वल टू 32। ये तो नियम है कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करने का। अब इस पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन का ये नाभिक है और नाभिक के बाहर ये कोष है। तो इस नियम से इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही है। इसी प्रकार जैसे मान लिया आप लिथियम का करो, लिथियम का 3 है, तो लिथियम देखो, लिथियम पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले कोष में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दो। बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अब मजबूरी है ना 1 इलेक्ट्रॉन आपको लेना है। जैसे कि आपको भूख लगी 4 रोटी का, आप पाए 2 ही, तो 2 ही से आपको संतुष्ट होना है। तो यहाँ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कोष में, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो उसमें चला गया। अब दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने थे, तो 8 नहीं है तो 8 नहीं रखेंगे। अब जैसे मान लिया यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे में जो बचेगा। इसी प्रकार यदि क्लोरीन की बात करें 17, तो 2 8 कितना हो जाएगा? 7, 8 2 10 7 17। अरे के कोष, यल कोष, यम कोष। ये के कोष है, यल कोष है, यम कोष है, एन कोष है। ध्यान दीजिएगा कोषों की संख्या 7 ज्ञात है, के एल एम एन ओ पी क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो मान लिया ये क्या है? परमाणु क्रमांक, मान लिया पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, अगर जो आप करोगे तो 2 8 8 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18। तो इसका मतलब कि पोटेशियम का 2 8 8 1 क्या है? समझ के बाहर है, क्योंकि इसमें हम तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो आप बाहर कहाँ भेज रहे हो? नियम से 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आप 8 रख रहे हो, तो 8 नहीं तो कम से कम 9 तो रखो, क्योंकि 9 इसके पास तो है ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहीं से दूसरा नियम लागू हो जाता है। परमाणु क्रमांक पोटेशियम के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह पता चलता है कि इसके तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। यहीं से पहला नियम क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला नियम पुनः विस्तृत रूप लेता है और बनाता है दूसरा नियम। तो बोरबरी का दूसरा नियम क्या कहता है? देखिएगा, बोरबरी का दूसरा नियम, इतना आप लोग नोट कर लें, इतना नोट कर लें। बोरबरी का दूसरा नियम, बोरबरी का दूसरा नियम कहता है कि यदि पहले, दूसरे, तीसरे कोष में क्रमशः 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो चौथा कोष भरना प्रारंभ होता है। चौथा कोष भरना प्रारंभ होता है। जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। कह रहा पहले, दूसरे, तीसरे में कोष में क्रमशः
2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो चौथा भरेगा चौथा। तो चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही तो बचा। देखो 2 8 2 10 10 8 18 19। इस प्रकार पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कैल्शियम का देखेंगे 20 है, 2 8 8 2, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8 हो जाए तो चौथा भरेगा। अब चौथे के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 ही तो बच रहा है। इसी प्रकार स्कैंडियम का करेंगे, स्कैंडियम का करेंगे तो 2 8 8 कितना बचा 3। अरे पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 8 तो चौथा भरेगा। चौथे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, गलत है। तो ऐसे कंडीशन में बोरबरी ने तीसरा नियम लाया। तीसरा नियम क्या लाया, ध्यान देंगे। तीसरा नियम, यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। यानी बोरबरी का दूसरा नियम केवल परमाणु क्रमांक पोटेशियम और परमाणु क्रमांक कैल्शियम यानी 20 पर ही लागू होता है। तीसरा नियम क्या है, ध्यान देंगे। तीसरा नियम कहता है बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं रख सकते जब तक अंदर का कोश भर ना जाए। अब देखो स्कैंडियम करोगे तो स्कैंडियम यहाँ के कोश है, यल कोश है, यम कोश है। तो यम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18। यम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18। लेकिन है कितना, 8। तो हम पहले इसको भरेंगे, इस 8 को भरेंगे, 18 तक ले जाएंगे तब ये भरेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्योंकि नियम है बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं रख सकते जब तक कि इसके पिछला कोश भर ना जाए। यानी 8 में जोड़ेंगे 18 तक। तो देखो 8 2 10 10 2 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। इसी प्रकार मान लिया आपको करना है यमयन का, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है, 25। तो पहले में 2 दूसरे में 8 और सबसे बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। तो 8 2 10 10 2 12 13 12 25। अब देखो ये भरता जा रहा है ना। देखो ये इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसमें, यम कोश में। यानी तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके यहाँ आप 3 इलेक्ट्रॉन रख पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उतना यम में कर देंगे, क्योंकि यम में तो बाउंडेशन है कि 18 इलेक्ट्रॉन तक जाना चाहिए। तो 8 2 10 2 12 13 12 25। इसी प्रकार मान लिया आयरन का करना हो या Fe का 26 है तो पहले 2 8 फिर 2 कर दो, बचा कितना, 14 बचा। तो 14 बचेगा तो तीसरे में 14 कोश हो जाए, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है तो 2 8 2 कर देंगे। तो 8 2 10 2 12 12 कितना हो गया, 24। लेकिन क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम में अपवाद है। क्रोमियम में 2 के जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है और 12 के जगह पे 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 1 14 8 2 10 14 10 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बेटा अपवाद है, यहाँ पे बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर के कोश में 13 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 का देखेंगे, 2 8 यहाँ 2 यहाँ कर देंगे कितना, 17। यही तो हुआ, 17 2 19 8 2 10 19 10 29। लेकिन कॉपर में अपवाद है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे और यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। इस प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर यदि हम जिंक का करते हैं, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। तो 2 8 18 2 कर देंगे, कितना कर देंगे, 2 8 18 2 कर देंगे। आ गई बात समझ में। तो ध्यान देंगे इस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लेंगे।
इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं तत्वों के गुणधर्म की व्याख्या करते हैं। जैसे इनके रासायनिक गुण की व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की उपयोगिता क्या है? क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाएगा आवर्त सारणी, तो वहाँ स्थान निर्धारण करना बताया जाएगा। इसी से संयोजकता बताया जाएगा। अब संयोजकता के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। संयोजकता क्या है? एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता। संयोजकता क्या है? केवल समझ लो संयोजकता क्या है। एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताया गया 281। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया 287। होता यह है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उनके साझेक में 8 इलेक्ट्रॉन सामान्यतः होना आवश्यक है। तो सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे साझेदारी कर लेगा। किसका? इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन से। तो अगर जो हम देखें तो 7 1 कितना हो गया? 8। यानी सोडियम की संयोजकता कितना है? 1 है। सोडियम की संयोजकता कितना है? 1 है। इस प्रकार ये बना लेगा NaCl, नमक। ऐसे मान लिया Mg है, तो Mg का परमाणु क्रमांक 12, 2 8 कितना है? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 6। तो बाह्य कोश में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 कितना हो गया? 8। तो यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये वैलेंसी का भी निर्धारण करते हैं। फिलहाल अभी आप केवल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग सीख लेंगे। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से करेंगे। बोरबरी का नियम नहीं भूलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोर्सों में आप लोग करेंगे। तो इस नियम को 3-4 बार आप समझने की कोशिश करिएगा और कोशिश ये रहे कि परमाणु क्रमांक 1 से कम 30 तक के तत्वों का नाम, सिंबल, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग रखेंगे।